हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी, क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, कौन से लॉज उन्होंने दिए जो कि लर्निंग में बहुत ही हेल्पफुल रहे, उनकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या बताती है, और उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने लॉज के थ्रू बताया, उसका हमारे एजुकेशन में क्या यूज़ है, क्या इम्प्लीकेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने चैनल पर बने रहे स्टडी विथ ईज 24/7 और बने रहिए आपकी अपनी फ्रेंड नेहा सिंह के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी। ई.एल. थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी क्या थी, सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे। ई.एल. थॉर्नडाइक क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। हु डेवलप द लर्निंग थ्योरी दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियर। उन्होंने लर्निंग थ्योरी बनाई और लर्निंग थ्योरी के से ही हेल्प, मतलब विद द हेल्प ऑफ लर्निंग थ्योरी के हेल्प से ही, मदद से ही ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम का एक थ्योरी आया, जो कि किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी, ये बिहेवियरिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ई.एल. थॉर्नडाइक क्या थे, किसके स्टूडेंट थे? J.B. वॉटसन के, जिसको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वॉटसन थे। और वॉटसन के स्टूडेंट कौन थे? ई.एल. थॉर्नडाइक। और ई.एल. थॉर्नडाइक के स्टूडेंट या ई.एल. थॉर्नडाइक के काम को किसने आगे बढ़ाया? B.F. स्किनर ने। तो ठीक है, ये सब जिस भी साइकोलॉजिस्ट का मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये लोग कौन थे? ये लोग व्यवहारवादी थे, जो कि ये मानते थे, बिहेवियरिज्म वाले लोग क्या मानते थे? इज़ द स्टडी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। व्यवहारवादी लोग ये मानते थे कि वो, उनका मानना था कि जो एनिमल थे उन्हीं की तरह ह्यूमन भी सीखते हैं, और उन्होंने किस पर स्टडी करी? ह्यूमन के बिहेवियर को पर और एनिमल के बिहेवियर पर, ठीक है ना। तो ये लोग व्यवहारवादी थे, ठीक है ना। और फर्स्ट फील्ड मानी जाती है साइकोलॉजी की, कौन सी फील्ड है वो? बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। दे अप्रोच इज ओनली कंसर्न विथ ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। हाँ, वो क्या मानते थे? ई.एल. थॉर्नडाइक का क्या मानना था? वो मानते थे कि किसी भी बिहेवियर को आपको अगर एब्जॉर्व करना है, अगर बिहेवियर को आपको निकालना है, तो वहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड जो है वो बहुत हद तक काम आता है। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्ड यानी एस.आर. बॉन्ड किसने दिया? एस.आर. बॉन्ड दिया ई.एल. थॉर्नडाइक ने, है ना। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस.आर. बॉन्ड किसने दिया? तो ई.एल. थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? ई.एल. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बोला स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में, है ना। यानी उद्दीपन, स्टिमुलस मतलब क्या होता है? उद्दीपन, और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, है ना। एवर जम्प्ड बिकॉज ऑफ ए सडन लाउड साउंड। अब आपको क्या लगता है कि अब कुछ लाउड साउंड का मतलब जैसे बहुत हाई साउंड में म्यूजिक आती है, तो आपका क्या होता है? आपका पैर जो है वो थिरकने लगता है कि अब हम नाच उठेंगे, इस तरह का आपको बिहेवियर फील होता है ना। तो ये क्या है, जो साउंड हुई यहाँ पे, वो क्या है? स्टिमुलस का काम, कि आपको क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है कि आप नाचिए। तो आपका नाचना वहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया, और वो जो लाउड साउंड है वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। आपको, आपका उद्दीपन हो गया, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप डांस कीजिए, ठीक है ना। और फेल्ट योर माउथ वाटर व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट फूड कुकिंग। अब मम्मा जब आपके किचन में खाना बना रही है, और खाना बनाने टाइम आपका कोई फेवरेट फूड है, कोई आपका पसंदीदा खाना बन रहा है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा? आपके मुंह में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या पता चला कि वो खाना क्या हुआ? खाना का जो स्मेल है वो क्या है? स्टिमुलस है। और आपके मुंह से जो लार निकल रहा है, आपके मुंह से जो वाटर निकल रहा है, वो क्या है? रिस्पॉन्स है। तो आपको समझ में आ गया कि स्टिमुलस किसको कहेंगे और रिस्पॉन्स किसको कहेंगे, ठीक है ना। दिस रिएक्शन आर नॉट जस्ट रैंडम, ये रैंडम नहीं है, मतलब ये अचानक से नहीं होता है।
ये आपको आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, पहले भी आप उस खाने का टेस्ट आपके या उसका खाने का स्मेल आपके पास आया होगा, और धीरे धीरे आपके क्या आ गया, वो आपके हैबिट में आ गया, और वो आप उस स्मेल उस खाने का स्मेल आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा आज ये बन रहा है, आज छोले बन रहे हैं, आज दूसरे डिश बन रही है। मतलब इस तरह की बातें आपके माइंड में आ जाती है। कैसे आती है? वो रैंडमली नहीं होता, वो अचानक से नहीं होता, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया रहता है। पहले भी मम्मा ने जब भी छोले बनाए होंगे तो आपको उसका स्मेल आ गया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मम्मा आज छोले बना रही है, और आपके मुंह में पानी आने लगा। ठीक है ना? तो स्मेल क्या हुआ आपके लिए? स्टिमुलस हो गया, और आपके मुंह से जो पानी आए वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स आ गया, है ना? दे आर ए पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है ना? इन सिंपल टर्म इट इज द आइडिया दैट वी रिएक्ट इन ए स्पेसिफिक वे इन टू ए सर्टेन थिंग और इवन अराउंड अस। थिंक ऑफ इट लाइक अ काउज एंड इफेक्ट। ये उसी तरह है जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है ना? किसी भी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, बस उसी तरह है। समथिंग हैपन, द स्टिमुलस, वी कैन रिस्पॉन्स इन अ सर्टेन वे। समटाइम क्या होता है कि हम स्टिमुलस आते ही, उद्दीपन आते ही क्या होता है, हम उस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? अब इनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको पढ़िए, और ये बहुत एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। ठीक है ना? थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि थॉर्नडाइक क्या थे? एक व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिज्म थे। ठीक है ना? अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वो कई अनुक्रिया करता है ना? अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स करता है। जब कोई चीज़ आपके सामने स्टिमुलस रखा जाता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या देते हैं? रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है ना? इसमें से सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। ठीक है ना? और इस संबंध को सीखना कहा जाता है, तथा इस विचारधारा को संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म कहा जाता है। क्या होता है ना कि आपके पास, जब आपके पास कोई उद्दीपन आया या स्टिमुलस आया, और आप क्या होता है, पहले कुछ रिस्पॉन्स करोगे, फिर कुछ रिस्पॉन्स करोगे, फिर कुछ अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है ना? करते करते आप सही रिस्पॉन्स तक एक दिन पहुंचोगे। ठीक है ना? क्या होता है? ट्रायल करते रहोगे। ट्रायल एंड एरर क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, कोई चीज़ आपके सामने रखी गई, और उसको उसके सही आंसर तक पहुंचने के लिए, उसके सही अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए आप अलग अलग तरह के हाथ पैर मारोगे। लास्ट में क्या होगा? आप सही अनुक्रिया तक पहुंच जाओगे, और उसी को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और क्या हो गया? आपका वो जो आपका उद्दीपन और आपके अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इसी को कनेक्शनिज्म कहते हैं। आगे इस वर्ड को हम आगे और क्लियर करेंगे। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं और कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। ये दोनों कहते हैं। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कनेक्शनिज्म का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो किससे है? E.L. थॉर्नडाइक से है। ठीक है? According to this theory, if the organism is kept in a new situation, it show different kinds of faulty response. अगर आप न्यू सिचुएशन में जाओगे, किसी भी जानवर या किसी आदमी को अगर आप नए सिचुएशन में रखोगे, तो आपका जो रिएक्शन रहेगा वो अलग अलग टाइप का रहेगा, है ना? डिफरेंट काइंड। और वो हरदम फॉल्टी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? पहली बार में आप एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। शुरू में आप गलतियां करोगे, और गलतियों से ही आप सीखोगे, और सही रिस्पॉन्स तक, सही रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो आप किसी न्यू सिचुएशन में जाते हो। ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को मैम ए लिखना सिखा रही हैं, तो स्टार्टिंग में ही वो एक दिन मैम सिखाई और वो ए लिखना नहीं सीख जाएगा। वो क्या करेगा? धीरे धीरे गलतियाँ करेगा। कभी ए टेढ़ा लिखेगा, कभी ए का जो आप ए है, ए का लाइन वो गलत करेगा, कभी वो बीच वाला छोड़ देगा। इस तरह करते करते कुछ दिनों बाद वो क्या होगा? परफेक्ट ए लिखना सीख जाएगा। तो क्या होता है? शुरू में किसी आप न्यू सिचुएशन में जाओगे तो गलतियां करोगे, गलतियां करते करते आप उसमें क्या हो जाओगे? निपुण हो जाओगे, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, और आप अच्छे रिस्पॉन्स तक, सही रिस्पॉन्स तक पहुंच जाओगे।
व्हेन दैट बीइंग इज रिपीटेडली केप्ट इन अ सिचुएशन, हाँ उस सिचुएशन में जब आप लगातार उसी सिचुएशन में रहोगे, इट्स एरर इन ए रिस्पॉन्स कीप डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप एक ही सिचुएशन में रहोगे, आप पहले गलतियां करोगे और धीरे धीरे क्या होगी, आपकी गलतियां कम होती जाएगी और आप सही रिस्पॉन्स तक पहुंचते जाओगे। आफ्टर पुटिंग द बीइंग थ्रू ए नंबर ऑफ ट्रायल, आप ट्रायल करते रहोगे। अब किसी भी मैथ्स को सॉल्व करना है तो शुरू में आप गलती करोगे, धीरे धीरे आपकी गलतियां कम होगी। ट्राई करते रहोगे, क्या होगी, धीरे धीरे आपकी गलतियां जो है वो कम होती जाएंगी और आप कुछ दिनों बाद उस मैथ को सही तरीके से, सही प्रोसेस से बना लोगे। ठीक है ना। ट्रायल रिपीटेड ए सिचुएशन इज रिच व्हेन देयर इज नो एरर इन द रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है। चलिए, थॉर्नडाइक का बिल्ली पर पहली बॉक्स से प्रयोग है ना। द थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट ऑन कैट इन ए पजल बॉक्स, पहेली बॉक्स। ठीक है ना, पहेली बॉक्स है। पहेली बॉक्स यानी थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, उसमें से जो उनका कैट पर एक्सपेरिमेंट था, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ही फेमस हुआ और बहुत ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिला, उनको बहुत ही सराहना मिली। ठीक है ना। तो अब हम उसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। एक्चुअली ये आपको बस ये जानना है कि वो एक्सपेरिमेंट किस पर था और किस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए था। और ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं, स्टेटमेंट बनाया है, वो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ज़्यादा, क्योंकि उन्हें क्या लिखना पड़ता है, उनको पूरा एग्जामिनेशन में पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, जो कि एमसीक्यू थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, उनको बस ये जान लेना ज़रूरी है कि इनके एक्सपेरिमेंट में किस एनिमल का यूज़ किया गया था, क्या क्या उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है ना। तो चलिए फिर पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का कैट का एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक हैज़ expounded his theory of a trial and error on the basis of experimental study on rat, cat, monkey, chicken, fish। यानी इन्होंने बहुत सारे सब चीज़ों पे ये जितने भी एनिमल के नाम लिखे हैं, इन सब पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है ना। हिज एक्सपेरिमेंट ऑन कैट वेयर वाइडली एक्नॉलेज्ड, और जो एक्सपेरिमेंट था कैट का पजल बॉक्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। ठीक है ना। ही प्रिपेयर्ड ए पजल बॉक्स, उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया ऑफ ए आयरन बार विथ ओनली वन डोर दैट कुड बी ओपन बाई ए प्रेसिंग अ लीवर। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, एक पजल बॉक्स बनाया। ठीक है ना। और उसका क्या था, जो कि आयरन से बना हुआ था, लोहे से बना हुआ था, और उस बॉक्स में सिर्फ एक ही डोर था, है ना। डोर यानी एक ही दरवाज़ा था, जो कि एक लीवर लगा हुआ था। लीवर यानी स्विच आप मान सकते हैं, जो कि वो स्विच को दबाने पर ही वो क्या होता था, वो उसकी डोर खुलती थी। ठीक है ना। ही पुट अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स विद द डोर क्लोज्ड। उन्होंने क्या किया कि उस जो पजल बॉक्स था, जो पहेली बक्सा था, उसमें क्या रखा, एक बिल्ली को रखा जो कि बहुत भूखी थी, एक भूखी बिल्ली को उसके अंदर रखा। ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक कहानी की तरह आपको बिल्कुल समझना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ फिश वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स। अब देखो, किसी भूखे के सामने अगर कोई खाना रख दो तो क्या होगा, वो प्रयास तो ये करेगा ना कि कैसे मैं उस खाना को खा लूँ, है ना। जब कोई भूखा होता है तो खाने का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। सेम उसी तरह है कि उन्होंने पजल बॉक्स में उस बिल्ली को रख दिया और उसमें एक स्विच था, और स्विच को दबाने पर ही वो स्विच यानी वहाँ पे लीवर यूज़ किया गया स्विच के लिए, तभी उस जो पजल बॉक्स था उसका दरवाज़ा खुलता था। और पजल बॉक्स के बाहर में फिश को रख दिया प्लेट में। ठीक है ना। द कैट कुड ईट द फिश ओनली इफ इट कुड गेट आउट फ्रॉम द पजल। अब आप किसी एक बक्से में बंद हो, वो बिल्ली एक बक्से में बंद है और उस बक्से के बाहर रखी हुई है क्या, फिश। तो वो कैसे खाएगी, क्योंकि उसके अंदर तो वो लॉक है। तो वो बहुत प्रयास करेगी, क्या करेगी, बाहर निकलने का, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं बाहर कैसे निकलूं। ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, वो रैंडम मूवमेंट करेगी, रैंडम ट्रायल करेगी, वो उछल कूद करेगी, इधर भागेगी उधर भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि वो भूखी है, उसको भूख लगी है, वो हंग्री है, और वो चाहती है कि वो कैसे मैं उस बाहर जो रखी हुई फिश है, वो जो खाना है उसको मैं खा लूँ। तो यहाँ पर खाना क्या है, खाना स्टिमुलस है,
है ना, उद्दीपन है। और ये जो बिल्ली रैंडम रिस्पॉन्स, कूद फान भाग दौड़ बॉक्स के अंदर में कर रही है, वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। वो क्या कर रही है, वो कोशिश में लगी होगी कि किस तरह मैं इस बॉक्स से बाहर निकलूं और उस खाने को खा लूं। तो यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स समझ में आया ना, कि पहले आप किसी चीज़ के सामने, किसी के सामने स्टिमुलस रखिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। और बहुत बार वो रिस्पॉन्स करेगा और लास्ट में जाके वो सही रिस्पॉन्स तक पहुँचेगा और वो क्या करेगा, खाना को खा लेगा। बस उसी तरह इसमें बताया गया है। द डोर ऑफ द बॉक्स कुड बी ओपन ओनली द मैनिपुलेटिंग द लीवर। अब ये तो पता था कि डोर कैसे खुलेगा, जब आप लीवर को प्रेस करोगे, लेकिन बिल्ली को तो ये पता नहीं था बात कि लीवर को प्रेस करेंगे या बाहर आ जाएंगे, इसीलिए वो रैंडम मूवमेंट, रैंडम कूद फान उसमें करती है। ठीक है। द फिश वॉज ए स्टिमुलस फॉर द कैट। द कैट कुड सी द फिश बट डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द पजल। ये देखो, ये है बिल्ली और ये है लीवर, ठीक है ना। और ये बिल्ली क्या है, भूखी है, और बाहर में क्या रखा है, ये फिश रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या कर रही है, वहाँ से देख रही है कि अरे बाप रे, खाना रखा है, मैं तो बहुत भूखी हूँ, कैसे उसको मैं खा लूँ। तो ये क्या है, ये है स्टिमुलस। और बिल्ली जो उछल कूद कर रही है, ये है रिस्पॉन्स। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सही रिस्पॉन्स क्या है, इसीलिए शुरू में वो गलतियाँ करती है, कभी ये इधर भागती है, कभी वो उधर भागती है, कभी उधर भागती है, करते 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 लास्ट में ये लीवर को प्रेस कर देती है। यानी बहुत सारी गलतियां करने के बाद उसकी गलतियां धीरे धीरे कम होती हैं और वो लीवर को प्रेस कर देती है, गलती से उसकी लीवर प्रेस हो जाती है, और उसको पता चल जाता है कि अच्छा, ये लीवर प्रेस करके ही बाहर आएंगे और हमें खाना मिल जाएगा, है ना। तो यही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। चलिए फिर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द कैट रिएक्ट इन अ वेराइटी ऑफ वे कम आउट फ्रॉम द। अब वो बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने के। इट्स जम्प, इट्स स्क्रैचेस एंड पुशेस द डोर। इट ट्राई टू राइव द लीवर विथ इट्स टीथ। लीवर को दांत से खींचने की भी कोशिश करती है, सब करती है। हाउ एवर आफ्टर सम अटैम्प्ट इट मैनेज टू ओपन द डोर। बहुत सारा वो प्रयास करने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाती है इस डोर को खोलने पे। थॉर्नडाइक रिपीट द सेम प्रोसेस सेवरल टाइम। और यही प्रोसेस क्या करते हैं, थॉर्नडाइक बार बार करते हैं कि आखिर ये चीज़ जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये सही में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत है या नहीं है। द कैट वाज केप्ट हंग्री इनसाइड द बॉक्स। हमेशा वो यही करते थे कि हंग्री भूखी बिल्ली को रखते थे, उसी तरह का वो करते थे, और हर बार वो यही देखते थे कि बहुत सारे रिस्पॉन्स के बाद वो बाहर आ जाती थी। इट रिपीटेड द सेम रैंडम कम आउट फ्रॉम द बॉक्स। Gradually and by repeatedly attempt, it come out to learn that they key to open the door in near the lever. बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद जब लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही वो डालते हैं, वो पहली बार में ही लीवर को प्रेस करके बाहर आ जाती है। यानी उसको पता चल गया कि इस स्टिमुलस का एग्जैक्ट रिस्पॉन्स क्या है। फाइनली इट कम टू रियलाइज दैट द डोर ओपन व्हेन द लीवर वाज प्रेस्ड. Now when the cat was kept hungry, it is simply came out by the pressing the lever and ate the fish. तो यहाँ पे अब देखो, बार बार रैंडम रिस्पॉन्स करते 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 लास्ट में उसको पता चल जाता है कि इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, एग्जैक्ट वे क्या है, कैसे बाहर आने का। तो पहले तो कुछ समय तक रहती है, लेकिन लास्ट में तो क्या होता है कि विद इन अ सेकेंड वो बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मुझे बाहर कैसे आना है। ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप अपने वर्ड में भी एग्जाम में आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। अब लॉज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एजुकेशन में बहुत यूज़ हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, उन्होंने दो टाइप्स ऑफ लर्निंग लॉज दिए, एक प्राइमरी लॉ और एक दिया उन्होंने सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। इन्होंने प्राइमरी लॉ में 3 लॉ दिया, लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉज ऑफ रेडीनेस, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसको आप अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। लॉज ऑफ इफेक्ट क्या था, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट करता है। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो आप उस चीज़ को बार बार करोगे, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उस चीज़ को आप करना रोक दोगे। तो ये क्या है, लॉज ऑफ इफेक्ट का मतलब ही होता है कनेक्शनिज्म, आपका कनेक्शन बन जाता है पॉजिटिव चीज़ों के साथ एंड नेगेटिव चीज़ों के साथ। ठीक है ना। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या है, एक्सरसाइज क्या है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है। और लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज़ किसने किया था, B.F. स्किनर ने किया था
ठीक है ना, अपने री एंड पनिशमेंट वाले कॉन्सेप्ट पर। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि किसी भी बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो वो मेंटली भी रेडी होना चाहिए, फिजिकली भी रेडी होना चाहिए, इमोशनली भी रेडी होना चाहिए और सोशली भी रेडी होना चाहिए। तो इस थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में बताया है, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना और आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रेमेसी। प्रेमेसी का मतलब होता है थिंग्स लर्न फर्स्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। जो भी चीज़ आप शुरुआत में लर्न करते हो ना, वो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है और उसका इम्प्रेशन जो होता है, उसका इफेक्ट जो रहता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड रहता है, यानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है जो चीज़ आप स्टार्टिंग में सीखते हो। यही बोलता है लॉ ऑफ प्रेमेसी। ठीक है ना। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी क्या होता है? रिसेंसी का मतलब क्या होता है? जो इवेंट आपके साथ रिसेंटली हुआ रहता है, जैसे द थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्नड आर बेस्ट रिमेंबर। अब क्या होती है, जो हाल फिलहाल की चीज़ें हुई रहती हैं आपके साथ 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो यही है लॉ ऑफ रिसेंसी कि जो चीज़ आपके साथ रिसेंटली आपके साथ जो घटना घटा रहता है वो आपको एक एक चीज़ उसकी आपको याद रहती है ना। तो वही है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी में यही पढ़ना है। ठीक है ना। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? द मोस्ट इंटेंस द मटेरियल टॉट द मोर लाइकली इट टू बी रिटेन। जिस चीज़ को जितना एफर्ट डाल के आप पढ़ोगे, है ना, जितना ज़्यादा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो आपको आपके माइंड में बहुत दिन तक रिटेन रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, आप उसको जल्दी भूलोगे नहीं। A student will learn more from the real things than from a substitute। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को क्या है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराइए। जब वो बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं ना किसी भी चीज़ के साथ, तो वो उस चीज़ को, वो चीज़ जो है ना उनके माइंड में बहुत दिनों तक रहती है, रिटेन रहती है, उसको वो जल्दी नहीं भूलते हैं, है ना। इसीलिए क्लासरूम में क्या है, इन द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन स्किट्स एंड रोल प्ले इंक्रीज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। यानी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो, उसका प्रभाव। आपको इस तरह बच्चों को सिखाना है, आपको कोई भी चीज़ इस तरह करनी है जो कि आपके माइंड में, आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहे। और लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये करते हो, आप किसी के को आप क्रॉप के बारे में बताना चाहते हो कि खरीफ क्रॉप ये है, जायद क्रॉप ये है, रबी क्रॉप ये है, लेकिन उस चीज़ को आप मुंह से बताने की बजाय आप उस चीज़ के पौधे को लाकर, उस पेड़ को लाकर, प्लांट को लाके, उसके बीजों को लाके दिखाओगे, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे और वो चीज़ उनके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है ना। इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेशन, स्किट, रोल प्ले को बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल की टीचिंग में। ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स बस उसी तरह है कि जब कोई हम नए सिचुएशन में आते हैं तो हम तरह तरह का रिस्पॉन्स करते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि हमको इसके साथ एक्चुअली डील किस तरह करना है, और हम करते करते बहुत सारी गलतियां करते हैं। गलतियां करते करते हमें समझ में आने लगता है एट लास्ट कि नहीं, इसके साथ डील करने का एक ही अलग तरीका है, जो कि ये है, जो कि मेरे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। मुझे धीरे धीरे गलतियां करके ही आदमी सीखता है और प्रैक्टिस करके ही आदमी कुछ सीखता है। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन और वुमेन परफेक्ट। तो ये है मल्टीपल रिस्पॉन्स कि किसी भी नए सिचुएशन में हम अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उस गलतियों से हम सीख कर सही रिस्पॉन्स तक पहुँच जाते हैं, है ना। क्या है, न्यू सिचुएशन द ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स इन अ वैरायटी ऑफ वे अराइविंग एट द करेक्ट रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो परफेक्ट होना चाहिए और अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। द लर्नर परफॉर्म द टास्क वेल इफ ही हैज़ हिज एटीट्यूड टू सेट द टास्क। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए, आप मोटिवेटेड होना चाहिए, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो एटीट्यूड वही होता है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप करोगे, उसमें आपका लगन रहेगा, आपका इंटरेस्ट रहेगा, तो वो चीज़ आपके से हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन।
The organism make response by comparison or analogy and assimilation. When the learner find the similarity and dissimilarity in the relation will daily experience, he learn better. Hence teaching must be correlate with life experience. देखिए सब चीज़ को आप किसी भी चीज़ को अगर लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ दोगे ना, ये आप बोलता है, ये सीटेट बोलता है, सीटेट में पेडागोजी में एवीएस में आप पढ़ोगे, ये साइंस में, कि किसी भी चीज़ को रियल लाइफ से आप जोड़ो, आपको वो चीज़ ईजिली समझ में आएगी. तो लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन ये बोलता है कि सिमिलरिटी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कि इसकी सिमिलरिटी क्या है, इसकी ये किससे, ये कितना हद तक इन चीज़ों से, कोई भी चीज़ है, ये कोई भी टॉपिक है, ये कितना सिमिलर है दूसरे टॉपिक से, कितना अलग है, ये थ्योरी इससे कितनी सिमिलर है, कितनी, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्या करोगे, आप इजीली क्या करोगे, आपको इजीली कोई चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, है ना. और आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अगर किसी चीज़ को करोगे तो आपको कोई भी चीज़ में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है ना. तो लॉ ऑफ एनालॉजी कहते हैं कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पर अगर आप फोकस कर दिए, आपको पता चल गया, तो वो आपके माइंड में एसिमिलेट कर जाएगा और बढ़िया से टिक जाएगा, ठीक है ना. लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर ऑफ विच ही इज़ कैपेबल, एसोसिएट विथ एनी सिचुएशन टू विच ही इज़ सेंसिटिव. क्या होता है, कोई आपको रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन गेट एनी रिस्पॉन्स, है ना, फ्रॉम द लर्नर ऑफ विच ही इज़ कैपेबल, एसोसिएट विथ एनी सिचुएशन. देखो किसी भी रिस्पॉन्स को अगर आपको पाना है तो आपको लर्नर को देखना होगा कि क्या वो कैपेबल है कि नहीं, क्या वो इस चीज़ को किस तरह करेगा. आप पहले उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसकी सेंसिटिविटी किस में है, उससे आप उस सिचुएशन को जोड़ोगे, एसोसिएट करोगे, उसके बाद जाकर आप उसके एग्जैक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंचोगे. यानी आपको एग्जैक्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो लर्नर के क्या करोगे, लर्नर का जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आपको सर्च करना होगा और उससे उसको कनेक्ट करना होगा. कनेक्ट करने के बाद ही आप उसके सही रिस्पॉन्स तक पहुंचोगे, ठीक है ना. लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी. पार्शियल एक्टिविटी क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट टीचर शुड बी डन इन पार्ट्स. इट इज़ मोर ट्रू इन ए केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन. देखो पार्शियल एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को आप अगर बल्क में दे दोगे तो क्या होगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है, किसी बच्चे को अच्छे से समझाना है, तो उस चीज़ को आप टुकड़ों में तोड़िए, पार्ट में तोड़िए, है ना. छोटे छोटे पार्ट में आपको, चंक्स का आपने नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है. चंक्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चीज़ को याद करने में. सपोज आपको एक फ़ोन नंबर याद करना है, फ़ोन नंबर में क्या होता है, 10 नंबरों का फ़ोन नंबर, 10 डिजिट होते हैं ना फ़ोन नंबर में. तो अगर आपको पूरा नंबर नहीं याद हो तो आप पार्ट में याद करो, 3 में याद करो, या 2 बार 4 में याद करो, उसके बाद लास्ट वाला. तो क्या हो गया, पूरा फ़ोन नंबर एक बार में नहीं याद होगा. लेकिन अगर आप चंक में, आप पार्ट में यूज़ करोगे, पार्शियल वे में यूज़ करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, जल्दी यूज़ हो जाएगा. इसीलिए कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो आप एक दिन में पूरी टॉपिक ख़त्म नहीं करोगे. उसको आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए तो आप उसका पार्ट वाइज उसको तोड़ो, और पार्ट वाइज तोड़ के उसको धीरे धीरे बच्चों को समझाओ, तब वो बच्चे ईजिली समझ जाएंगे. तो ये है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है. अब उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करी. उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया थॉर्नडाइक ने, है ना. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अप्लाई एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज, स्किल, हैबिट, एटीट्यूड एंड अदर रिस्पॉन्स फ्रॉम वन लर्निंग सिचुएशन. They were initially acquired in a different learning situation. For example, a person who has learned to ride a bicycle finds it easy to learn to ride a scooter. देखो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है कि आप एक सिचुएशन में किसी चीज़ को आपने सीखा और वो दूसरे सिचुएशन में आपको किस हद तक हेल्प करती है, किस हद तक है मदद करती है, ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. तो हर लर्निंग आपको दूसरे सिचुएशन में हेल्प नहीं करती है. कुछ लर्निंग आपको हेल्प करेगी, कुछ लर्निंग दूसरे सिचुएशन में बाधा भी डालती है, और कुछ लर्निंग ऐसी होती है जो कोई मतलब उसका न्यूट्रल रिस्पॉन्स रहता है, ना वो बाधा डालेगी ना वो आपको हेल्प करेगी. तो ये इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग की, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करी. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में बताएं ना
कि अगर आप बाईसाइकिल राइड करना जानते हो तो आपको स्कूटर राइड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए स्कूटी ली, ठीक है ना। जब मैं कॉलेज में थी तो उन्होंने मेरे लिए स्कूटी ली। तो मेरे अंकल आए और उन्होंने बताया कि मेरे को सीखना था स्कूटी, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था। तो मेरे अंकल ने पूछा कि इसने साइकिल चलाई है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने साइकिल कभी नहीं चलाई थी और मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था। तो मेरे अंकल ने बताया कि अगर इसने साइकिल चलाना आता होगा तो ये ईजिली स्कूटी सीख जाएगी और इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी है स्कूटी चलाना क्या है, बैलेंसिंग का खेल है। जो उसका आगे का हैंडल होता है उसको बैलेंस करना होता है। तो साइकिल चलाने से आपका जो हैंडल करने का तरीका होता है वो परफेक्ट हो जाता है और स्कूटी चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती है। सेम उसी तरह मेरे साथ बहुत दिक्कत आई थी जब मैंने स्कूटी चलाना सीखा था, क्योंकि मुझे क्या हुआ था, मुझे तो साइकिल चलाना आता नहीं था। तो फिर मुझे स्कूटी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि मुझे हैंडल पर कंट्रोल नहीं था। और अभी भी मैं अगर किसी को पीछे लेके बैठ जाऊं तो मेरे को 90% चांस है कि मैं उसे गिरा ही दूंगी, क्योंकि अभी तक मैं परफेक्ट नहीं हुई हूँ, ठीक है ना। तो ये है रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि मैं अगर मुझे आता साइकिल चलाने तो मैं ईजिली स्कूटी सीख जाती और एक लर्निंग सिचुएशन दूसरे लर्निंग सिचुएशन में हेल्प करती, ठीक है ना। तो चलिए फिर पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का पहला ट्रांसफ़र यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हेन अ लर्निंग इज़ वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग इन अदर सिचुएशन। अगर आप एक सिचुएशन में किसी लर्निंग को आपने लर्न किया है और वो दूसरे लर्निंग सिचुएशन में आपको हेल्प कर रहा है, वो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इट इज़ नोन एज द पॉजिटिव ट्रांसफ़र। फॉर एग्जाम्पल, स्किल इन प्लेइंग द वायलिन फैसिलिटेट द लर्निंग टू प्ले अ पियानो। अगर आपको वायलिन चलाने आता है तो आपको पियानो सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली पियानो बजाने लगोगे, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फैसिलिटेट टू लर्न फिजिक्स इन अ बेटर वे। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो वो ऑब्वियस है कि वो स्टूडेंट फिजिक्स में भी अच्छा होगा, क्योंकि फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल का खेल होता है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं उसमें। तो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ड्राइविंग अ स्कूटर फैसिलिटेट ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, व्हेन अ लर्निंग ऑफ वन टास्क मेक द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्ड इन। मतलब एक लर्निंग ऑफ टास्क जो आपने एक सिचुएशन में सीखा और दूसरे सिचुएशन में उस आप में वो बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, वो क्या है, नेगेटिव ट्रांस। नेगेटिव से ही समझिए कि वो क्या करेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। इट इज़ नोन एज नेगेटिव ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग तेलुगु हिंड्रेस द लैंग्वेज ऑफ मलयालम। अब देखिए, आपको आपको तेलुगु आता है तो तेलुगु अगर आप आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मलयालम सीख लीजिएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प करेगा, हिंड्रेंस डालेगा। अगर आपको माइंड इन केस आप कुछ जानते होंगे कि जो उड़िया होती है, उड़िया जो लैंग्वेज होती है, या बंगाली या असमी लगभग थोड़ी बहुत सिमिलर होती है। तो अगर आप तीनों में से एक भी जानते हो ना, तो आपको जैसे आपको बंगाली आती है, बंगाली लैंग्वेज आती है, तो आपको उड़िया या असमी लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। एक और नेगेटिव ट्रांसफ़र आपको पता है ना कि लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल, लेफ्ट हैंड ड्राइव हिड्रेंस द लर्निंग ऑफ राइट। अब जब इंडिया में क्या है ना कि जो स्टेयरिंग रहती है ना, गाड़ी की, कार की रहती है स्टेयरिंग, वो राइट साइड रहती है। और आप जब फॉरेन में जाओगे, आप इंडिया से बाहर जाओगे तो लेफ़्ट साइड में स्टेयरिंग रहती है। तो जिन्होंने राइट साइड में चलाया होगा उसको डिफ़िकल्ट होगी लेफ्ट साइड में चलाने में, ठीक है ना। न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, व्हेन लर्निंग ऑफ एन एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट नॉर हिंडर द लर्नर ऑफ अनदर। अब न्यूट्रल ट्रांसफ़र में हमें क्या पढ़ना है कि आपने एक लर्निंग सीखी, लर्न किया, और दूसरे सिचुएशन में आपको वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो आपको हेल्प कर रहा है ना आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये है न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इट इज़ अ केस ऑफ न्यूट्रल ट्रांसफ़र, और इसको हम ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को आप क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो एग्जामिनेशन में न्यूट्रल की जगह ज़ीरो भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आज का लास्ट टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। थॉर्नडाइक थ्योरी का एजुकेशन में क्या क्या यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे। सेटिंग गोल, व्हेन समबडी हैज़ अ गोल बिफोर हिम ही वांट टू अटेंड। इसका मतलब क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से क्या पता चला
कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स से भी आपको क्या पता चला कि जब आपके पास स्टिमुलस है यानी आपके पास गोल है, तो आप रैंडम मूवमेंट डाट करके आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। इसीलिए गोल सेट करना, आपको किसी भी काम करने के लिए आपको एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एजुकेशन में हेल्प करेगा। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट बाय सेटिंग अ गोल एंड ऑल्सो बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखिए उनका जो ये था ना, लॉ ऑफ इफेक्ट था, लॉ ऑफ इफेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, उससे ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है कि क्या होता है, किसी भी चीज़ का आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस करेंगे तो उस चीज़ को बार बार करेंगे। और पॉजिटिव एक्सपीरियंस किससे आएगा, आपको अगर टीचर रिवॉर्ड देती है, अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको क्या देगी टीचर, रिवॉर्ड देगी। अगर आप गलत काम करेंगे तो टीचर क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। तो इससे क्या होगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से टीचर क्या करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कि आप, अगर रिवॉर्ड देगी आपको मोटिवेट की आप बहुत अच्छा करो, गुड, वेरी गुड। हम क्यों देते हैं, री इन्फोर्समेंट का ये पार्ट होता है कि टीचर क्या बोलती है, वेरी गुड बेटा, आगे से आप फिर, इसलिए आपको गुड या वेरी गुड, या छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनके हाथों में स्माइली बनी रहती है। मेरा बेटा है 5 साल का, जब वो घर में आता है तो वो अक्सर दिखाता है कि मम्मा देखो मैम ने मुझे स्माइली बनाया मेरे हाथों पर, मेरे बुक में, मेरी कॉपी में। तो वो क्या है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। टीचर वहाँ पे क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, ताकि बच्चा जो उसने जो भी अच्छा काम किया है, जो भी उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है, जो उसने अच्छे वर्क किए हैं, वो उसको कंटिन्यू रख सके। तो इसीलिए ये एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। लर्निंग इन इज़ अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, अचानक से कुछ लर्निंग नहीं हो जाती, अचानक से आप IAS PCS नहीं बन सकते हो। उसके लिए उनका बहुत बहुत सालों का मेहनत होता है, वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके वो IAS या PCS बनते हैं। या आप, तो उसका क्या होता है, एक बार में आप टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो कि अरे आया टीचिंग का एग्ज़ाम, बिहार वाला एग्ज़ाम आया, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, अरे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, तो गवर्नमेंट पागल नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को भी अच्छे टीचर चाहिए। तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, सालों भर पढ़े रहते हैं, उनके एग्जामिनेशन में, और जो बच्चे 2 महीना पहले पढ़ते हैं उनके एग्जामिनेशन में बहुत फ़र्क होता है, और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप धीरे धीरे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो, और तब जाके आप क्या बनते हो, परफेक्ट बनते हो। फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ को आप डिफ़िकल्ट नहीं, क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं ना, डेवलपमेंट थ्योरी में हमने पढ़ा है ना, कि किसी भी चीज़ को क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं, इजी टू डिफ़िकल्ट। यानी पहले क्या पढ़ाएंगे, पहले हम वर्ड को पढ़ाएंगे, पहले लेटर पढ़ाएंगे, फिर वर्ड पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ाएंगे, ये होता है ना। तो पहले ही आप सेंटेंस बच्चे को नहीं पढ़ा दोगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल थिंग्स टू कॉम्प्लेक्स वन। इम्फेसाइज ऑन एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज से हम गलतियाँ कम, जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गलतियाँ कम होगी, और हम एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट किसी, जो भी चीज़, जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं उसमें हम परफेक्ट बन जाएंगे। तो किसी भी बात को मेरे पर्सनली नहीं लेना है, बिकॉज मैंने ये सारे एग्जाम्पल जो भी लिए हैं बस आपको समझाने के लिए लिए हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।